ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोटोन के बारे में। तो हमने कुछ फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए थे। आज हम बात करेंगे क्या फोटोन फोर्स लगाता है किसी सरफेस पर, क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। ये दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। देखिए भाई, इंटेंसिटी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक यूनिट एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया पर एक सेकंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है या कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। मैंने कहा when capital N photons are incident on an area capital A in time t, then intensity of intensity of photons, ठीक है, वो क्या होगी? इंटेंसिटी होती थी आई इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। अब ये बताएं, यहाँ पे एक फोटोन है या ज्यादा फोटोन? यहाँ पे एन फोटॉन्स है, तो इसका एरिया क्या होगा भाई? इसका एनर्जी होगा एन टाइम्स ऑफ एच न्यू डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम। एन एच न्यू अपॉन ए टाइम्स टी। ये हुआ आपका आई की वैल्यू। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एच न्यू होता है ना, वो एच सी अपॉन लैम्डा भी लिखा जाता है। सो विल बी एन टाइम्स ऑफ एच सी अपॉन लैम्डा इंटू ए टी। ये आपकी इंटेंसिटी होगी। अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं पावर को ऑल्सो। एनर्जी होता है पावर अपॉन टाइम, पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया, और अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो वैल्यू मिली है एन एच सी अपॉन लैम्डा ए टी, यहाँ पे अगर आप एरिया हटा दें तो पावर कितनी बनेगी? पावर का वैल्यू बनता है एन एच सी अपॉन लैम्डा टी। ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके मोमेंटम की। मोमेंटम ऑफ फोटोन। देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला था P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। क्या होगा अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें c से? सो विल बी एच सी अपॉन लैम्डा सी। और एच सी अपॉन लैम्डा क्या होता है अभी? एनर्जी। सो विल बी ई बाय सी। तो फोटोन का मोमेंटम हो गया ई बाय सी, राइट। अच्छा, ये बताएं, जब हमने एक फोटोन का मोमेंटम ये देखा, तो एन फोटॉन्स का मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ एन फोटॉन्स, so that will be p equals to n times of e upon c, या हम कह सकते हैं n h न्यू अपॉन c। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं जो अभी हमें इस्तेमाल करना है। नोट कर लीजिए बेटे। हाँ, इंटेंसिटी होती है, देखो, कि एक पर्टिकुलर एरिया पर एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टॉर्च है, ठीक है, और उस टॉर्च से मैं किसी दीवार पर लाइट इंसिडेंट करता हूँ, तो एक सेकंड में कितनी लाइट जा रही है छोटे से एरिया, उसे इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया पर इंसिडेंट होने वाला एनर्जी की पावर, या किसी जो लाइट थी उसकी पावर क्या, ठीक है।
अच्छा, इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन भी निकालिएगा साथ साथ। क्या है यूनिट बच्चों? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए, इंटेंसिटी को हमने जैसे लिखा था, I इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो एनर्जी किसमें लिखते हैं? जूल में। अपॉन एरिया किसमें? मीटर स्क्वायर। और टाइम को सेकेंड में। अच्छा, जूल अपॉन सेकेंड पता है क्या होता है? वॉट। सो इट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखिए, जूल को क्या बोलेंगे? ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू टी। कैंसल आउट हुआ तो कितना हुआ? एम टी माइनस थ्री। ये इसके डायमेंशन हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं भाई हम लोग चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। देखिए, यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो जो सरफेस है जहां से फोटोन को भेजा गया है, या तो वो रिफ्लेक्टिंग हो सकता है या तो वो एब्जॉर्बिंग हो सकता है। तो पहला केस है, इफ द सरफेस इज if the surface is perfectly reflecting। देखिए, इस केस में क्या होगा? मान लीजिए ये सरफेस है अपना, यहां से एक फोटोन आया और यहां से रिफ्लेक्ट होके चला गया। ठीक है, जाते हुए उसका मोमेंटम क्या था? से पी इनिशियल, और लौटते हुए पी फाइनल। जाने का मोमेंटम क्या हुआ? अगर हम इसको लिखें, P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा आई, और लौटते हुए पी एफ इक्वल्स टू एच अपॉन इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा एफ। अच्छा, इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना, तो अगर मैं इनका चेंज निकालूंगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए? चेंज इन मोमेंटम, सो डेल्टा पी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो पी फाइनल ये कहाँ है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो माइनस ऑफ एच अपॉन लैम्डा एफ आई कैप माइनस एच अपॉन लैम्डा आई कैप। तो अगर हम इसमें माइनस ऑफ आई कैप कॉमन लें, इनफैक्ट एच भी कॉमन ले रहा हूँ मैं साथ साथ, तो वन अपॉन लैम्डा फाइनल प्लस वन अपॉन लैम्डा इनिशियल इंटू आई कैप। दिस इज योर डेल्टा पी। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जब करेंगे तो माइनस हट जाएगा और आई कैप भी हट जाएगा। कितना बचा? एच टाइम्स वन अपॉन लैम्डा फाइनल प्लस वन अपॉन लैम्डा इनिशियल। अच्छा, चूंकि जो फोटॉन होता है ना, वो या तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो उसका लैम्डा भी सेम रहेगा। तो लैम्डा इनिशियल लैम्डा फाइनल इक्वल्स टू लैम्डा, ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी इक्वल्स टू एच टाइम्स वन बाय लैम्डा प्लस वन बाय लैम्डा। कितना हुआ? टू अपॉन लैम्डा
या हम इसको बोल सकते हैं 2h अपॉन लैम्डा, राइट। इसको अगर आप एनर्जी के साथ एसोसिएट करें तो क्या होगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सी से, तो ट्वाइस ऑफ एच सी अपॉन लैम्डा सी। एच सी अपॉन लैम्डा क्या हुआ, एनर्जी, तो इसको बोल सकते हैं 2E/c। ठीक है। अच्छा, जब आपको मोमेंटम का चेंज मिल गया तो क्या आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो मोमेंटम का चेंज आया था अपने पास 2h अपॉन लैम्डा इंटू टी, या इसको हम बोल सकते हैं 2E अपॉन सी टाइम्स ऑफ टी। ये आएगा अपना फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। ठीक है, चलिए। प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इसमें प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, फोर्स आया है 2E अपॉन सी टी। फोर्स आया है 2E अपॉन सी टी। अब चेक करते हैं यहां से प्रेशर। तो प्रेशर होता है 3 इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज 2E अपॉन ए टाइम्स ऑफ सी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स है। मैं 2 को अलग करता हूँ, E अपॉन ए टी को अलग करता हूँ, और 1 अपॉन सी को अलग करता हूँ, है ना। ये क्या था, E अपॉन ए टी, ये टर्म किसके इक्वल था, अभी हमने सॉल्व किया था, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, इंटेंसिटी। तो ये बन जाएगा 2I अपॉन सी। तो बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला आ गया 2I अपॉन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा
दूसरा केस बन सकता है, if the surface is reflecting, if the surface is perfectly reflecting and the photon strikes at some angle, strikes at some angle. अब फोटोन आता है किसी एंगल पर और वो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है सरफेस के। मान लीजिए ऐसे फोटोन आता है और ऐसे निकल जाता है। ये एंगल था फाइ और सी दिस एंगल इज आल्सो फाइ। जो इलेक्ट्रॉन फोटोन आ रहा था उसका मोमेंटम p था और ये मोमेंटम भी p है। तो बताइए इसका जो मोमेंटम था वो डायरेक्शनल था ना, तो मैं क्या करूंगा इसके मोमेंटम के पार्ट्स बना देता हूँ। ये p था इस तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे पाई के साथ। ये कितना हुआ p cos फाइ और यहाँ पे p sin फाइ। इन द सेम मैनर ये वाला जो मोमेंटम था p, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे p cos फाइ और नीचे वाला p sin फाइ। बताइए कौन सा मोमेंटम चेंज हुआ है, कॉस वाला या साइन वाला? कॉस वाला है ना, साइन वाला तो नीचे ही है मे बी। जो डेल्टा p आएगा वो क्या आ जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ p cos फाइ। अच्छा, टू टाइम्स p की वैल्यू कितनी होगी भाई, इट इज e बाय c cos फाइ। फोर्स कितना आ जाएगा, force F equals to delta P upon delta T, and this will be twice of E by C cos phi divided by T. And what is the pressure? Pressure is P equals to force per unit area, or this will be twice of E of cos phi divided by A into T into C. अब E upon AT क्या हुआ, I, so it is 2I upon C into cos phi. ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला, 2I by C cos phi।
डन। इसका वो केस करिएगा जिसमें सरफेस एब्जॉर्बिंग होगा। तीसरा केस लिख के सॉल्व कीजिएगा उसको। इफ द सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्ब। क्या करेंगे एब्जॉर्बिंग वाले केस में? जो फाइनल मोमेंटम होगा ना वो जीरो कर देना। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। देखिए इस केस में क्या होगा, एक फोटॉन यहां से आया और इसका मोमेंटम था p, और यहां पे जाने के बाद जब ये लौट रहा होगा तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो चुका होगा? जीरो। तो इन दिस केस हमारे पास केवल एक ही मोमेंटम, तो इस केस में डेल्टा p कितना आएगा? बस वो p ही होगा। फोर्स कितना हुआ? डेल्टा p अपॉन t, विच इज p बाई t। प्रेशर कितना हुआ? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज p अपॉन 80। और p का वैल्यू क्या होता था? h अपॉन लैम्डा। सो इट इज h अपॉन लैम्डा t। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा सी टी। एच सी अपॉन लैम्डा क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी अपॉन सी टी। सो पावर जो प्रेशर आया है दिस इज नथिंग बट ई अपॉन ए टी सी। अब एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम क्या होता था? इंटेंसिटी। सो प्रेशर आ गया अपने पास इंटेंसिटी अपॉन सी। सो P इक्वल्स टू आई अपॉन सी। तो आपके पास प्रेशर के तीन फॉर्मूले हो गए। जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, जब किसी एंगल पर इंसिडेंट होता है, और जब ये एब्जॉर्बिंग। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको करना है। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength of wavelength 500 nanometer is incident normally on a perfectly reflecting surface. Perfectly reflecting surface. Now it says the power, the power through any cross section, through any cross section of the beam is 5 watt. So we have to find the first part, which is the number of photons, the number of photons reflected per second, number of photons reflected per second। और दूसरा, the force exerted by the light beam, the force exerted by the light beam। ये है वेगस।
तो इसमें क्या करेंगे आप सबसे पहले भाई, एनर्जी क्या होगी फोटॉन की, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, सो एच सी अपॉन लैम्डा टी। देखो क्या आपके पास सारी वैल्यूज हैं, लैम्डा आपके पास है, एच आप जानते हैं, सी आप जानते हैं, और ये जो पावर थी, इसने फोटॉन्स की संख्या पूछी है, तो मैं कह रहा हूं कि एन फोटॉन्स है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। एन हुआ, मुझे एन निकालना है, तो एन कितना हो जाएगा भाई, पावर इंटू लैम्डा इंटू टाइम अपॉन एच सी। ठीक है, पावर आपको दे रखी है 5, लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, टाइम इसने बोला है पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड ले लीजिएगा टाइम को, और एच और सी की वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसने पूछा है फोर्स। अभी पीछे हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था भाई, फोर्स का फॉर्मूला आया था अपने पास ई अपॉन सी टी, है ना। ई अपॉन टी क्या होता था, पावर, सो इट इज पावर अपॉन सी। लेकिन ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 p/c, यहां से आ जाएगा फोर्स। चलिए कैलकुलेट करिएगा और बताइए क्या वैल्यू आती है। 1 1 सेकेंड।
इसका आंसर आएगा 1.26 इंटू 10⁻19। ठीक है, और फोर्स कितना है? ठीक, सही है। तो आपके जो आंसर आएंगे भाई, एन का वैल्यू आएगा 1.26 इंटू 10⁻- इंटू 10⁻+20, और फोर्स आपका आ रहा है 3.3 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से एक फोटोन आया और इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, और इसने बोला है इसका जो लैम्डा है वो 500 नैनोमीटर है, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है विद द प्लेन ऑफ द मिरर, मतलब ये वाला एंगल 30 दे रखा है, और इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻19, और हमें फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड by the photons on this mirror। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसमें ध्यान देना, जो एंगल दिया हुआ है ना वो ऊपर से दे रखा है, लाइक 30 है, तो हम कितना एंगल लेंगे इसमें? 60। हाँ, ये वाला एंगल चाहिए। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। cos फाइव बस आते हैं। जो एंगल वाला केस था ना, उसमें क्या है देखो, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आया था
2p upon c cos phi, तो 2 एनर्जी अपॉन ct cos phi, और एनर्जी क्या होती है hc अपॉन लैम्डा, 2hc अपॉन लैम्डा ct cos phi, और ये कैंसिल हो जाएगा c, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, n अपॉन t मल्टीप्लाई बाय 2h अपॉन लैम्डा cos phi। आपको n अपॉन लैम्डा दिए, n अपॉन t दे रखा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 2 टाइम्स h की वैल्यू डाल दीजिए 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9, cos फाई कितना हो जाएगा cos 60। बस इसको सिंप्लीफाई करें। हम कितना आ रहा है भाई? हाँ, इसका आंसर आ रहा है 2.64 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन, 2.64 इंटू 10 की पावर माइनस 8। चलिए अगला सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। The question says a beam of white light, a beam of white light is incident normally, is incident normally on a plane surface, with surface absorbing 60%, absorbing 60% of the light and reflecting the rest, and reflecting the rest. If the incident beam carries, if the incident beam carries 5 watt of power,
then find force exerted by it on the surface. देखो ये इसमें एक लॉजिक क्या है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ। कितना एब्जॉर्ब हो रहा है? 60%। तो अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? देखो इसमें ना हम लोग लिख सकते हैं 2p/c। ये कौन से केस में था? रिफ्लेक्टिंग वाले में। 2p/c रिफ्लेक्टिंग प्लस p/c एब्जॉर्बिंग। अब कितना परसेंट है ये? रिफ्लेक्टिंग है कितना? 40% है ना। तो 2p/c इंटू 40% विच इज 40/100 प्लस p/c एब्जॉर्बिंग कितना है? 60%, 60/100। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? देखो ये 0 से 0 कट जाएगी। मैंने p/c कॉमन लिया, इनफैक्ट यहां से 10 भी कॉमन ले लेते हैं, तो p/10c कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 प्लस 6, तो 14p/10c। तो 7/5 मल्टीप्लाइड बाय पावर कितनी है? 5 वॉट अपॉन 3 × 10⁸ 8। तो 7/3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। इसको सॉल्व करें। हाँ? चलिए अब बात करते हैं भाई मैटर वेव्स, है ना। जी कुछ कह रहे हैं? देख, मैटर वेव्स, या इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स। देखो डी ब्रॉगली ने कहा कि आप किसी भी मैटर के साथ एक वेव को एसोसिएट कर सकते हैं, और वो वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के मोमेंटम। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट, अ वेव is always associated a wave is always associated with a moving particle, a moving particle,
and the wavelength is inversely proportional to the momentum of the body, to the momentum of the body. तो बेसिकली हम कह सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी विच इज एमवी। अच्छा, जाहिर है कि जब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं h अपॉन पी, एंड दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। अब जैसे लैम्डा h अपॉन पी है और p को हम जानते हैं mv होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mv। अच्छा जी, अब देखिए हम अलग अलग बॉडीज के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम का ही एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई के विच इज द काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली लैम्डा का एक और फॉर्मूला बन जाता है h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के, है ना। तो लैम्डा का एक फॉर्मूला ये हो गया। ऑल्सो ये जो ई के होता है, एनर्जी जो होती है, ये क्यू वी के बराबर भी होती है। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी। अच्छा, अगेन अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो थर्मल एनर्जी लेके चलता है, फॉर थर्मल एनर्जी ई के बराबर ये होता है 3/2 के बी टी। यहाँ पर के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। के बी होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये वैल्यू भी अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू बन जाती है h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू 3/2 के बी टी। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m के बी टी। तो आपने देखा कि इसके वेवलेंथ के ये तीन चार फॉर्मूलाज आ गए। तो जहां पे जो भी सिचुएशन दिया होगा हम उसका इस्तेमाल करें। काइनेटिक एनर्जी, ई के इज काइनेटिक एनर्जी।
अब जैसे हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ गए, है ना? तो हम अलग अलग पार्टिकल्स के लिए लैम्डा निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इमेजिन करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट कर रहा है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हमने भी लैम्डा का फॉर्मूला लिखा था, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी, है ना? तो इलेक्ट्रॉन के लिए h की वैल्यू तो हम जानते ही 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। m कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। q कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए? e 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सारी वैल्यूज इसमें जब रखी जाएंगी तो h का वैल्यू आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा केस हम इमेजिन कर सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड प्रोटॉन। तो अगेन द फॉर्मूला इज सेम, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी। अब प्रोटॉन के लिए आप जानते हैं h का वैल्यू तो सेम ही है। m कितना हो जाएगा भाई? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और q इज e विच इज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये वैल्यू इसमें जब रखी जाएंगी तो ये आता है 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बच्चे, हो गए?
अब बात करेंगे ड्यूट्रॉन के लिए क्या वैल्यू होगी। ड्यूट्रॉन समझते हो ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड ड्यूट्रॉन। देखो ड्यूट्रॉन कहते हैं 1h2 को, है ना, इसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगेन द फॉर्मूला इज लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी। इसके लिए m कितना होगा भाई, देखो ये ट्वाइस होता है प्रोटॉन का ना, तो इट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसका चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज होता है +2e, तो यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये सब वैल्यूज रखने के बाद आता है लैम्डा इक्वल्स 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अच्छा ऐसे ही आएगा अल्फा पार्टिकल के, फॉर अल्फा पार्टिकल लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम। बताइए अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है, 2he4, 2he4। बताइए इसका मास कितना होगा, इसका प्रोटॉन का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। चार्ज कितना होता है इस पर, +2e, तो 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और लैम्डा की वैल्यू यहां से आती है सॉल्व करके 0.101 फॉन इन द रूट वी एंगस्ट्रॉम। देखिए इसके बाद केस समझते हैं न्यूट्रॉन के लिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ थर्मल न्यूट्रॉन, ऑफ अ थर्मल न्यूट्रॉन। देखो लैम्डा हमने कहा h अपॉन p है, और इसी का फॉर्मूला हमने कहा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी है। अब क्योंकि अगर मैं इसमें देखूं चार्ज तो होता नहीं है न्यूट्रॉन के पास, है ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये तो लग नहीं पाएगा इसमें। तो क्या करें इसके लिए, हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था अभी, कौन सा, टेम्परेचर वाला।
कितना आया था वो, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kb t, है ना। तो हम इसमें ये लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थर्मल न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो m कितना हुआ न्यूट्रॉन के लिए, ये लगभग सेम ही रहता है, 1.6 10 की पावर माइनस 27 kg, और kb की वैल्यू बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, और ये सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए, तो इसका आंसर जो आना चाहिए ये आता है भाई डिवाइड करके 25.17 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस है ना, करनी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। 25.17 अपॉन अंडर रूट टेम्परेचर एंगस्ट्रॉम। नहीं, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है सबके लिए। और यहाँ पे जो टी आपको रखना है ना, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। A particle of mass 1 milligram has the same wavelength, has the same wavelength as an electron, as an electron moving with a velocity, moving with a velocity of 3 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, find velocity of particle, velocity of particles। देखो भाई क्या करेंगे इसके लिए, हमें इसने बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 1 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को पहले ग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर -3, फिर केजी बनाएंगे तो 10 की पावर -6 केजी। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका वेवलेंथ उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन का, तो मैं कह सकता हूं लैम्डा पार्टिकल इक्वल्स टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल का लैम्डा क्या होगा, h अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू h अपॉन इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h से h कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो mp vp इज इक्वल टू me ve, हमें चाहिए vp, सो me अपॉन mp मल्टीप्लाइड बाय v। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर -31, मास ऑफ पार्टिकल 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10 की पावर 6। देखिए कितना हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा, 6 और 6 12, और 31 में से 12 गया, कितना बचा भाई 19, तो 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -19, तो 2.7 इंटू 10 की पावर -18 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, हम लोग फोर्स डिस्कस कर रहे थे, फोर्स ड्यू टू अ फोटोन, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अभी, फोर्स होता था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना है, तो बताइए एक बार, डेल्टा पी इक्वल्स टू, नहीं नहीं ये मोमेंटम वाला, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये दो केसेस में आया था, एक बार आया था 2h अपॉन लैम्डा, ये था फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली
रिफ्लेक्टिंग, और इसी की वैल्यू आई थी एच अपॉन लैम्डा फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपने पास है, इससे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, राइट। तो पहले जो फोर्स आएगा वो क्या आना चाहिए, इट इज 2h अपॉन लैम्डा टी। अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ट्वाइस ऑफ ये एच सी अपॉन लैम्डा, ये टर्म तो हमने अलग कर दिया, 1/ct अलग कर दिया। ये एच सी अपॉन लैम्डा क्या होता है, एनर्जी। सो F इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय c टाइम्स t। अच्छा, ये जो टर्म है एनर्जी अपॉन टाइम, ये वाला टर्म ये क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम पावर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2p अपॉन c। दिस इज योर एफ। अच्छा, अब इसके बाद हम डिफाइन कर रहे थे इसका प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। सो दैट इज ट्वाइस ऑफ p अपॉन एरिया इंटू c। ये पावर अपॉन एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी। तो प्रेशर का फॉर्मूला बना 2I अपॉन c। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हमने लिखा था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एंड दिस इज इक्वल टू एच अपॉन एम, राइट। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक बॉल है, अ बॉल ऑफ मास 100 grams moving with velocity 10 meters per second. Find its de Broglie wavelength. De Broglie wavelength। तो देखो अपने पास वैल्यूज क्या क्या है भाई, एक तो हमारे पास मास दिया हुआ है, एक में वेलोसिटी दिया हुआ है, हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो मास है आपका 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10⁻³ kg, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 kg। इसके अलावा इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड, और अपने पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू होती है 6.6 10⁻34 अपॉन 10⁻1 इंटू 10। तो ये दोनों तो कट गए आपस में, 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर। तो आप देखिए जो लैम्डा आया है ये बहुत छोटा है ना, 10⁻34। तो इससे पता चलता है कि किसी भी बॉडी का, मूविंग बॉडी का जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर वो बहुत छोटा हो तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। यानी इससे हमें महसूस होता है कि आप केवल उन बॉडीज का या उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स का लैम्डा ऑब्जर्व कर सकते हैं जो 10⁻−10 या 10⁻−9, ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं, लेकिन स्टिल इसके अंदर क्या है, वेव नेचर मौजूद है। चलिए नोट करिए।
तो बच्चे चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, है ना? अब कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, क्वेश्चन 1, it says an electron of mass m, an electron of mass m with an initial velocity, with an initial velocity vector v equals to v naught I cap, where v naught is positive, is an electric field vector E equals to minus E naught I cap, where E naught is a constant which is positive. Its de Broglie wavelength, its de Broglie wavelength at time t is given by option A, lambda naught upon 1 plus E naught upon m t upon v naught, lambda naught into 1 plus E naught t upon m v naught, लैम्डा नॉट टी। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप ये देखें, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, वी नॉट। तो इसका इनिशियल लैम्डा क्या होगा, इनिशियल वेवलेंथ। इनिशियल वेवलेंथ जो होगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो ये एम वी नॉट है, ये लैम्डा नॉट हो जाएगा। यहां से वी नॉट की वैल्यू क्या बनी, एच अपॉन एम लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है ये जा कहां रहा है। देखो फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में। तो अगर मैं कहूं आपसे कि इस पर फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर, वो कैसे निकले, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का फोर्स, एफ इक्वल्स टू एम, और यही किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ई टाइम्स ऑफ ई। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस ई ई अपॉन एम। सो इट इज माइनस ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अपने पास, माइनस ई नॉट आई कैप अपॉन एम। सो बेसिकली एक्सेलरेशन हमें मिला ई ई नॉट अपॉन एम टाइम्स ऑफ आई कैप। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो हम किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टी इक्वल्स टू टी। तो फॉर्मूला क्या था भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो u कितना है अपने पास, v नॉट आई कैप प्लस a कितना हुआ, e e नॉट अपॉन m t आई कैप। दिस इज योर वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, क्योंकि सारे ही टर्म्स आई कैप में है। तो v नॉट प्लस e e नॉट अपॉन m इंटू टी। अच्छा जी, इसका लैम्डा क्या आ जाएगा, न्यू वाला h अपॉन एम वी, दैट इज h अपॉन एम वी। वी ये पूरा टर्म है, v नॉट प्लस ई ई नॉट इंटू टी। अगर आप इस पूरे को एम वी नॉट से डिवाइड कर दें, h अपॉन एम वी नॉट अपॉन 1 प्लस ई ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू
टी, ये वाला टर्म क्या हुआ ऊपर? लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट अपॉन ये पूरी वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसको नोट कीजिएगा।
चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन, भाई बातें नहीं प्लीज। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity with an initial velocity v equals to v naught I cap is in an electric field vector E equals to E naught J cap. If lambda naught equals to h upon mv naught, then its de Broglie wavelength at time t is given by option A lambda naught, option B lambda naught under root of 1 plus e square e naught square upon m square v naught square t square. Option C lambda naught upon under root of 1 plus e square e naught square t square upon m square v naught square. And option D lambda naught upon 1 plus e square e naught square t square upon m square v naught square. चलिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यार ठीक है। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले में फर्क इतना है बस कि यहाँ पर जो फील्ड है वो जे कैप डायरेक्शन में है ना। तो अगर आप इसका फोर्स निकालेंगे पहले, वो आ जाएगा माइनस ई टाइम्स ऑफ ई, और वही बराबर होगा एम ई के। तो ए इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम, और ई की वैल्यू है ई नॉट जे कैप। तो हम जानते हैं वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो u हो गया अपने पास v नॉट आई कैप माइनस ई अपॉन एम ई नॉट टी जे कैप। अच्छा जी, अब आप चाहें तो इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं यहीं से। एम वी इक्वल्स टू एम वी नॉट आई कैप माइनस ई नॉट टी जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। इसमें से एम स्क्वायर वी स्क्वायर में बाहर ले रहा हूं। सो एम वी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट, ये आपका एम वी आई। अब लैम्डा जो होगा, लैम्डा इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो टर्म है एच अपॉन एम वी, उसकी वैल्यू ये पूरी आ गई है, तो एच अपॉन एम वी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम वी, और ये टर्म लैम्डा नॉट होता है। सो लैम्डा इक्वल्स लैम्डा नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम वी।
तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।